लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जो पार्चुरेशन के बारे में जो मैकेनिज्म जो फिनोमेना होता है वो सब चीज़ हम लोग देख लिए थे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब चीज़ हम लोग बात कर लिए थे। लेकिन कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हाँ, डेफिनेटली ये नीट में इधर से क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल जो फिनोमेना होता है इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर, जो लेबर रूम के अंदर जो सब फिनोमेना होता है वो सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो सब इन्फॉर्मेशन को हम आप सब तक शेयर करना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में चीज़ क्या होता है, ताकि आपका जो क्यूरोसिटी होता है, जानने का इच्छा होता है, वो आप समझ जाएं। और साथ में इंफॉर्मेशन के रहने की वजह से जो बहुत सारा जो टेंशन होता है वो सब टेंशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाउ यू विल नो, आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये सब चीज़ नॉर्मल है, ये सब चीज़ होता है। तो एज अ रिजल्ट जो डिफिकल्टी है वो आसान हो सकता है। फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो डिफिकल्टी जो है आसान हो सकता है। क्या आपको पता है कि जो फीमेल फर्स्ट टाइम बर्थ दे रही होती है वो ज़्यादा नर्वस, ज़्यादा एंशियस होती है, जबकि जो फीमेल सेकेंड या थर्ड टाइम बर्थ दे रही होती है वो ज़्यादा एक्साइटेड होती है, ज़्यादा काम होती है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वुमेन। किसको पता है कि ये सब चीज़ होता है तो वो मेंटली पहले से साइकोलॉजिकली तैयार रहती है। एज अ रिजल्ट जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स उसके सामने कंपैरेटिवली कम होने लग जाता है। इसीलिए ये सब जानकारी जो है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग इस अमेजिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही मज़ेदार फैक्ट के साथ। हाँ, क्या आपको पता है कि जो फीमेल इन्फेंट होती है, यानी कि जो फीमेल चाइल्ड होती है, उसका जन्म कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू मेल चाइल्ड। मतलब जो फीमेल इन्फेंट, जो गर्ल चाइल्ड होती है, उसका जन्म कुछ दिन पहले हो जाता है एज कंपेयर टू अ मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड से कुछ दिन पहले फीमेल का बर्थ हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन इज अननोन। इसके अलावा जो फीमेल जो एक्सरसाइज करती है रेगुलरली, हाँ, ऐसे फीमेल, अच्छा एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, वाइटल होता है एक्सरसाइज करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। ऐसा नहीं है कि रेस्टिंग, आप लोग देखते होंगे पहले के समय में कितना इजीली बर्थ होता था, अभी के समय में सीजरियन वगैरह ये सब ज्यादा, क्योंकि ज्यादा केयर करने से भी खराब होता है। हाँ, आपको जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसीलिए जो फीमेल एक्सरसाइज करती है इनके अंदर बर्थ ज्यादा जल्दी होता है। जो डिलीवरी का जो ड्यूरेशन रहता है वो ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है और जल्दी डिलीवरी हो जाता है और ज्यादा आसानी के साथ कम दर्द में डिलीवरी हो जाता है। एक्सरसाइज करने से फिटस का हेल्थ भी ज्यादा अच्छा रहता है, मदर का भी हेल्थ ज्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो बात है, जिस फीमेल का मान लीजिए जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट लिखा गया है उससे कई हफ्तों पहले अगर डिलीवरी हो जाता है, हाँ, एक आध दिन नहीं, कई हफ्तों पहले अगर डिलीवरी हो जाता है, उस केस में ऐसा देखा गया है कि जो बेबी का डेवलपमेंट, जो बेबी का जो एड्रिनल ग्लैंड है, जिस बेबी का बर्थ हो रहा है उस बेबी का किडनी के ऊपर जो ग्लैंड रहता है, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, वो एड्रिनल ग्लैंड का साइज ज्यादा होता है। यानी कि अगर अर्ली डिलीवरी हो रहा है तो इसका मतलब बेबी का जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका साइज कैसा रहेगा? कंपैरेटिवली इसका साइज ज्यादा बड़ा रहेगा। जबकि अगर लेट डिलीवरी हो रहा है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी से बाद में अगर डिलीवरी हो रहा है, देन इन दिस केस द एड्रिनल ग्लैंड इज अंडर डेवलप्ड। ऐसा देखा गया है, ये अंडर डेवलप्ड एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। इसका रीजन होता है कि देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है कॉर्टिसोल, जिसको हम लोग देखे थे पिछले क्लास के अंदर। एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल जितना जल्दी रिलीज होगा, जितना ज्यादा रिलीज होगा, उतना जल्दी डिलीवरी हो सकता है। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा डेवलप्ड रहेगा तो कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज करेगा, इसीलिए डिलीवरी कैसे हो जाएगा? अर्ली हो जाएगा। लेकिन अगर एड्रिनल ग्लैंड उतना डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, इसका मतलब कॉर्टिसोल भी कम रिलीज करेगा, एज अ रिजल्ट आपका डिलीवरी भी लेट होगा।
ये सब कुछ बात है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि फीटस और मदर के बीच में जो कनेक्शन प्लेसेंटा रहता है, प्लेसेंटा से एक बेबी का जो नेवल रहता है, बेबी का नाभि के साथ एक कॉर्ड कनेक्टेड रहता है, एक तार, एक वायर कनेक्टेड रहता है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या आपको पता है इस अम्बिलिकल कॉर्ड से कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है? हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इस अम्बिलिकल कॉर्ड से कैंसर का है कि इस अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड में, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ब्लड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड को हम लोग बोलेंगे कॉर्ड ब्लड, और इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, आपको नाम सुनकर के पता चल गया होगा, हिमेटोपोएटिक मतलब होता है ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स। ऐसे स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल हम बता चुके हैं, जो सेल एक ऑर्गन को डेवलप कर सकता है। ऐसे स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, जो हिमेटोपोएटिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये ब्लड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। हाँ, ब्लड के अंदर आरबीसी बना सकते हैं, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी बना सकते हैं, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स को बना सकते हैं। तो बताइए, जब अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड इतना वाइटल है, तो अगर किसी पेशेंट के अंदर बोन मैरो डैमेज हो गया है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी पेशेंट के अंदर, कैंसर पेशेंट खास करके ल्यूकेमिया, जो क्या ब्लड कैंसर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ये सब कैंसर में ब्लड का कैंसर होता है। आपका बोन मैरो रहता है, वो आपका डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से ब्लड फॉर्म नहीं करता है। ये ब्लड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होता है। तो बताइए, किसी पेशेंट को अगर ल्यूकेमिया है, उसका बोन मैरो डैमेज कर गया है, उस पेशेंट के अंदर अगर इस कॉर्ड ब्लड को अगर हम लोग डाल दें, तो हमको तो पता है कॉर्ड ब्लड के अंदर क्या होता है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, यानी कि वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बना सकता है। इस पेशेंट के अंदर जब ट्रांसप्लांट कर दिए, अब इस पेशेंट का जो बोन मैरो डैमेज हो चुका था, वो बोन मैरो वापस से रिफॉर्म कर जाएगा और अपना काम करने लग जाएगा, यानी कि आरबीसी बनाएगा, डब्ल्यूबीसी बनाएगा और प्लेटलेट बना सकता है। तो समझ जाइए आप लोग कितना वाइटल होता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड। इस ब्लड को स्टोर करके भी रखा जा सकता है। मान लीजिए, इसको स्टोर करके रख सकते हैं, कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं इसको कॉर्ड ब्लड बैंक में। जैसे ब्लड बैंक होता है जिसमें ब्लड स्टोर करके रखा जाता है, उसी तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड को स्टोर करके रखा जा सकता है इन द कॉर्ड ब्लड बैंक। फ्रोजन कंडीशन में, बर्फ के जैसा जमा हुआ कंडीशन में कई सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है, और जब जरूरत पड़ेगा किसी कैंसर पेशेंट को, ये ब्लड डाल करके आप उसका बोन मैरो को रिवाइव कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट इसका बोन फॉर्मिंग सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा और इसका जो ब्लड बनने का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। देखिए, कुछ ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, आप उस गरीब व्यक्ति है, यानी कि ल्यूकेमिया का पेशेंट है, मान लीजिए, आप एग्जांपल के साथ हम समझा रहे हैं, आप उसको पहले क्या कर रहे थे ना, आप उसको बना हुआ खाना दे रहे थे। हाँ, आप उसको खाना दे रहे थे कि भाई तुम गरीब है, तुम्हारे पास ब्लड नहीं बन रहा है, मतलब तुम्हारे पास खाना नहीं है, चलिए बना हुआ खाना हम दे रहे हैं, मतलब बाहर से ब्लड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। लेकिन इस फेनोमेना से आप क्या कर सकते हैं ना, इसको आप इसको खेत दे सकते हैं, इसको आप काम यानी कि धंधा दे सकते हैं कि भाई तुम अपना रोजगार करो, अपना धंधा करो, खुद ब्लड बनाओ, यानी कि खुद फसल उपजाओ और खुद उससे फिर खाना खाओ। है, तो इस फेनोमेना से वैसा वाला फेनोमेना हो रहा है कि आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उसको खाना बनाने का तरीका को ही दे रहे हैं।
ये ऐसा एग्जाम्पल्स इसको समझिए। हाँ, ये सब पॉसिबल है, ये सब चीज़ पे काम चलता है। यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में खास करके ये सब चीज़ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, इंडिया वगैरह में उतना ज़्यादा ये सब का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। इस तरीके से हम लोग ब्लड कैंसर को बहुत वाइटल, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये कि किस तरीके से हम लोग ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को अगर स्टोर करके रखा जाए तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं लेबर के बारे में, यानी कि लेबर या डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। देखिए, लेबर के अंदर ना कुछ स्टेप्स के अंदर हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर विल बी प्रिपरेशन फॉर लेबर। लेबर और डिलीवरी के बीच में डिफरेंस है। लेबर अलग चीज है, डिलीवरी अलग चीज है। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ने लग जाता है, और ये सिकुड़ने का प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबर। लेबर का रिजल्ट से जब बेबी का एक्सपल्शन होता है, यानी कि बेबी जब बाहर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन फॉर लेबर। ये तैयारी शुरू हो जाता है लगभग बिफोर 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ता पहले से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। है एकदम माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, एकदम हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, ज्यादा इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। साथ ही साथ जो बेबी है, जो फीटस है, दैट फीटस विल नाउ, 2 हफ्ता पहले का हम बात बता रहे हैं, लेबर से 2 हफ्ता पहले का, वो जो बेबी है ना, अब धीरे धीरे डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा, पेल्विक कैविटी के पास वो आ जाएगा। यानी कि जो फीटस है, इट विल मूव इनटू द पेल्विक कैविटी। ये पेल्विक कैविटी की तरफ मूव करने लग जाएगा। एज अ रिजल्ट, जो आपका एब्डोमेन में जो स्ट्रेस पड़ रहा था, वो स्ट्रेस अब घट जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन द, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। देखिए, मेडिकल टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फेनोमेना, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब चीज पे हम लोग बात कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकली ये सब चीज एक्चुअल में होता क्या है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन घट जाएगा। बात को समझिए, आप विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए और एंजॉय कीजिए इस क्लास को, क्योंकि बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हैं कि एक लेबर रूम के अंदर सर्जरी वगैरह ये सब चीज जो है ये होता कैसे है। यानी कि 2 हफ्ता पहले की अगर हम बात करें तो जो फीटस है ना, वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन में जो स्ट्रेस, जो प्रेशर पड़ रहा था, वो प्रेशर घट जाता है। एज अ रिजल्ट, जो ब्रीदिंग होता है, मदर का जो सांस लेने का जो प्रोसेस होता है, दैट बिकम्स ईजियर। काहे भैया? काहे कि डायफ्राम, जो आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है, थोरैसिक चेंबर और एब्डोमिनल चेंबर के बीच में जो पार्टीशन होता है उसको डायफ्राम बोलते हैं। तो डायफ्राम में से प्रेशर घट जाता है। एज अ रिजल्ट आपको सांस लेने और सांस छोड़ने में आसानी होने लग जाता है। ब्रीदिंग गेट्स इजियर। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन लगता है, जो मदर रहती है उसको यूरिनेशन, बार बार यूरिनेट करने का उसको टेंडेंसी आता है। काहे भैया? काहे कि जो फीटस है नीचे मूव कर गया है, और आपको तो पता है नीचे में ही प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो फीटस अब मदर के यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर मार रहा है। एज अ रिजल्ट मदर को बार बार यूरिनेशन का टेंडेंसी होगा। हाँ, ये जो फेनोमेना है, जो प्रिपरेशन वाला फेनोमेना है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। और इस फेनोमेना के अंदर ये सभी चेंजेस होते हैं। कब होते हैं? बिफोर 2 वीक्स। ये प्रिपरेशन फॉर लेबर चल रहा है, अभी लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए, जितने भी पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, हो सकता है कि प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा डिफर कर जाए, लेकिन ट्रस्ट मी, कोई भी पॉइंट इंटरनेट से नहीं लिया गया है, ना तो गूगल से, ना ही कहीं और से। ये सभी पॉइंट मेडिकल कॉलेजेस में जो सब किताब पढ़ करके डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर्स जो सब किताब पढ़ते हैं, वो सब किताब का सारा इंफॉर्मेशन है। तो सारा इंफॉर्मेशन बहुत ही स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है। अब हम लोग आ जाते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ लेबर। अब हम लोग लेबर का एक्चुअल जो डिलीवरी का प्रोसेस है उस पर आ जाते हैं। देखिए, इस पूरा प्रोसेस को ना 3 फेज में डिवाइड किया गया है। इस पूरे प्रोसेस को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला फेज को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट,
एंड सर्वाइकल डायलेशन। नेक्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं एक्सपल्शन ऑफ द फीटस एंड द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड एज एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। 3 स्टेज के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और हम लोग धीरे धीरे करके पूरा का पूरा डिलीवरी का प्रोसेस को समझेंगे। आप लोग विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो में। अगर आप लोग साथ में लास्ट तक अगर बने रहेंगे ना, और अगर आप सोचेंगे उस चीज का कल्पना करेंगे, तो आप पूरा का पूरा आपको एक्चुअल आपको ऐसा फील आएगा कि आप बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर के अंदर में बैठे हैं और आप सब कुछ को फील कर पाएंगे। देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये तीनों स्टेज को होने में लगभग जो समय लगता है 9 से 14 घंटा का समय लगता है। टोटल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है इसको होने के लिए लगभग 9 से 14 घंटा डिफर करता है, वेरी करता है। जो वुमेन फर्स्ट टाइम बर्थ दे रही होती है उसको इतना टाइम लगता है, जो वुमेन 1 या 2 बार बर्थ दे चुकी है उसको ये टाइम धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये वेरी करता है। देखिए जो पहला स्टेज है सर्विकल एफेसमेंट एंड डायलेशन, इसके अंदर जो समय लगता है ये समय लगता है लगभग 4 से 9 घंटा। सेकेंड वाला जो स्टेज है इसके अंदर जो ड्यूरेशन जो टाइम लगता है ये लगता है 30 मिनट से लेकर के 2 घंटे का समय। थर्ड वाला जो स्टेज है इसके अंदर समय लगता है लगभग 15 से 30 मिनट का। ये सभी ड्यूरेशन हम लिखे हैं जो वुमेन फर्स्ट टाइम बर्थ दे रही है। अब बताइए जो वुमेन मान लीजिए पहले बर्थ दे चुकी है, सेकेंड या थर्ड टाइम दे रही है, डेफिनेट सा बात ये सब ड्यूरेशन धीरे धीरे घट जाएगा है। तो इस तरीके से ये पूरा लेबर का प्रोसेस, पूरा डिलीवरी का प्रोसेस को हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहले वाला को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेशन। सेकेंड वाले को हम लोग बोलते हैं एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। देखिए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कहां पे क्या क्या चीज हुआ है और कब हॉस्पिटल रश करना चाहिए और हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या चीज होता है, ये सब चीज के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए ये वाला जो स्टेप है ना, यहां पे आपका लेबर, हालांकि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे कि हम बताएं कि कॉन्ट्रैक्शन कई हफ्ते पहले से स्टार्ट हो जाता है, डिलीवरी के कई हफ्तों पहले से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है, बहुत कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझते हैं ना, ऐसा सिकुड़ता है फिर ये होता है, सिकुड़ता है फिर खुलता है, ऐसे ऐसे करके मदर को फील होता है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्शन जो है इनिशियल स्टेज में बहुत कम इंटेंस का रहता है। ये सब कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, ये सब कॉन्ट्रैक्शन का नाम है, मेडिकल टर्म हम आपको बता रहे हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि अब आपको हॉस्पिटल दौड़ जाना चाहिए, बेबी का डिलीवरी होने वाला, नहीं, ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। 30 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा 30 सेकेंड का होगा और जो गैप होगा, जो इंटरवल होगा वो होगा 15 से 20 मिनट। यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद फिर अगला कॉन्ट्रैक्शन, फिर 15-20 मिनट के बाद हुआ, फिर उसके बाद 15-20 मिनट के बाद वापस से कॉन्ट्रैक्शन। ये सब कॉन्ट्रैक्शन को लोग बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। अभी हॉस्पिटल जाने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे ही फिर लेबर का जो समय है वो नजदीक आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने लग जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन जो है, अब देखिए ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन अब 60 सेकेंड का होने लग जाता है। यानी कि 1 मिनट का कॉन्ट्रैक्शन लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगा और जो ड्यूरेशन रहेगा कॉन्ट्रैक्शन का वो रहेगा 2 से 3 मिनट के बाद। आप समझ जाइए अब आपका कॉन्ट्रैक्शन का इंटेंसिटी काफी विगरस हो चुका है। 1 मिनट तक लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद फिर 2-3 मिनट का रेस्ट, वापस से कॉन्ट्रैक्ट। इसके वजह से आपका जो सर्वाइकल म्यूकस, यहां पे देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो सर्वाइकल म्यूकस आपका थे, आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव का इंट्रो बता रहे होंगे तभी बताए होंगे, सर्विक्स वाला पोर्शन में प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग में सर्वाइकल प्लग लग जाता है ताकि फिटस डाउनवर्ड ना इजैकुलेट हो जाए। तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट से जो सर्विकल म्यूकस लगा हुआ था वो म्यूकस सब झड़ने लग जाता है और थ्रू वेजाइना वो बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस में म्यूकस के साथ साथ थोड़ा बहुत ब्लड भी बाहर आता है और इस कंडीशन को, ये जो ब्लड बाहर आया है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्लडी शो। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्लडी शो है। ब्लडी शो यहां पे मतलब खूनी खेल हो रहा है यहां पे है।
अब आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपका जो लेबर है, जो डिलीवरी है आपका स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो चेंजेस आएगा ना, अब मदर का एमनियोटिक कैविटी भी फटने लग जाएगा। एज अ रिजल्ट आपका एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर आने लग जाएगा थ्रू द वेजाइना, एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर आ जाएगा। अब ये दोनों चीज, ये ब्लडी शो और ये एमनियोटिक फ्लूइड का बाहर आना, ये दोनों श्योर शॉट इंडिकेशन है कि अब मदर को रश करना चाहिए टू द हॉस्पिटल। है, इस केस में सर्विक्स थिन होने लग जाता है, सर्विक्स पतला होने लग जाता है, जो म्यूकस वगैरह लगे हुए तो म्यूकस झड़ने लग जाते हैं, ब्लड निकलने लग जाते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज होने लग जाता है। कॉन्ट्रैक्शन, ये जो फेज है इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली डायलेशन फेज। आपका सर्विक्स धीरे धीरे हल्का हल्का डायलेट करने लग जाता है। अब आप हॉस्पिटल रश कराया गया आपको, हॉस्पिटल को रश कराने के बाद हॉस्पिटल, देखिए इस पॉइंट में जब ये दोनों चीज आपका हो गया है, अब आप समझिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाने के बाद आपको एडमिट कर लिया जाएगा इनटू द लेबर रूम। आप लेबर रूम में पहुंच गए, लेबर रूम में नर्स आपका सर्विक्स वाला पार्ट को देखेगी कि आपका सर्विक्स में कितना डायलेशन हुआ है। जो डायलेशन है सर्विक्स में, जो उसका डायामीटर है वो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इतना डायलेट 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन होना चाहिए, तब जाकर के समझेंगे हाँ अब जो फीमेल है रेडी टू डिलीवर है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज करने लग जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्शन लगभग 60 सेकंड से 90 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि देखिए यहां पे 60 सेकंड तक हो रहा था, पहले 30 सेकंड तक, फिर 60 सेकंड तक, फिर 60 से 90 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन, और इसका इंटरवल भी घट जाएगा, लगभग 1 से 3 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल डायलेशन, और यही होता है सबसे डिफिकल्ट स्टेज फॉर द मदर, क्योंकि इसी स्टेज में पेन होता है, एंजाइटी का फीलिंग होता है, एंशियसनेस लगता है, वोमिटिंग का फीलिंग होता है, डिफेकेशन का फीलिंग होता है। लेकिन अगर आप फीमेल को पहले से आप मेंटली तैयार कर दें कि ऐसा चीज होता है, आपको फील होगा ये सब चीज, तो फीमेल थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है कि हाँ भैया चलो ठीक है, ये सब चीज होता है, थोड़ा सा हमको बर्दाश्त करना है। लेकिन कुछ नहीं पता रहेगा और इतना सारा चेंजेस आने लग जाएगा तो काफी ज्यादा नर्वसनेस हो सकता है। यहाँ देखिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेज में, अब ये फीमेल अगला स्टेज में पहुंच गई जहां पे एक्सपल्शन ऑफ द फीटस होना है, यानी कि फीटस का डिलीवरी यहाँ पे होना। अब कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा घट जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन अब लगभग 60 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, हालांकि जो इंटरवल है वो अभी भी 2 से 3 मिनट का इंटरवल, 60 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है। इस कंडीशन में फीमेल को मना किया जाता है कि आप अपने से पुश ना करें, आप अपने से बेबी पे प्रेशर ना लगाएं। लेकिन जैसे ही वो एक्सपल्शन ऑफ द फीटस ये वाला स्टेज में पहुंच जाती है, अब मदर को एनकरेज किया जाता है टू पुश द फीटस। अब मदर को बोला जाता है कि आप पुश करने में हेल्प कर सकते हैं। मदर पुश करना स्टार्ट करेगी। इससे पहले डॉक्टर क्या करते हैं ना, जो पेरिनियम वाला जो रीजन होता है, आपको पढ़ाए होंगे हम पेरिनियम, यानी कि विजाइना और एनस के बीच का जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियम। तो ये पेरिनियम वाला, कई बार ऐसा होता है कि पेरिनियम वाला एरिया में एक सर्जरी किया जाता है। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं, इस सर्जरी को हम लोग बोलते हैं एपिजियोटोमी। पेरिनियम को जरा सा चीर दिया जाता है ताकि जब फीटस का डिलीवरी हो उस दौरान पेरिनियम पोर्शन रप्चर ना हो जाए और एबनॉर्मली फट ना जाए। इसी को बचाने के लिए डॉक्टर्स कंट्रोल्ड मेथड में जो आपका पेरिनियम रहता है वहां पे हल्का सा एक सर्जरी इंसिजन बना देते हैं ताकि फीटस का डिलीवरी आसान हो जाए। इस सर्जरी को हम लोग बोलते हैं एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी हो गया, मदर पुश कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। अब जो फीटस है वो उसका हेड बाहर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फीटस का जो हेड है वो अब दिखना बाहर शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ द फीटस। क्राउनिंग, क्राउनिंग का मतलब, क्राउन मतलब क्या होता है? ताज, जो सर पे पहनते हैं ताज, क्राउन का मतलब होता है। तो बेबी का ताज यानी कि बेबी का सर दिखना शुरू हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ द फीटस। इसके बाद फीटस को फिर बाहर निकाल लिया जाएगा।
फिटस को बाहर निकालते ही उसका नोज वगैरह, उसका आंख वगैरह में जो भी म्यूकस वगैरह, एमनियोटिक्स फ्लूइड वगैरह ये सब फटा था यहाँ पे, ये सब जितना भी म्यूकस वगैरह लगा रहेगा उसको साफ कर देगा डॉक्टर। एंटीसेप्टिक लगा देगा आंख वगैरह में, पेनिसिलिन वगैरह ये सब चीज लगा देता है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए फिटस को। ये सब चीज साफ कर देगा। अब बारी है फिटस का अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने का। तो फिटस का नेवल से 3 इंच का गैप पे क्लैंप कर दिया जाता, चिमटा लगा दिया जाता 2 जगह में, और फिर उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। ये कहानी खत्म हो गया। अब जो बेबी है वो बिल्कुल डिलीवर हो चुका है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन अभी भी रुका नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन धीमे जरूर हो गया है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन अभी भी हो रहा है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं 3rd वाला स्टेज पे। वो जो प्लेसेंटा, जो बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्शन था, नाउ दिस टाइम दिस प्लेसेंटा इज अपरूटेड एंड इट इज थ्रोन आउट फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। इसको होने में लगभग 15 से 20 मिनट या 30 मिनट का समय लगता है। ये प्लेसेंटा आपका बाहर आ गया, ब्लड हेवी अमाउंट में बाहर आ गया, यूट्रस का जो भी लाइनिंग वगैरह है वो सब चीज बाहर आ गया, और अब मदर रेडी है। लेकिन भैया जो आप एपिसियोटोमी किए थे इसको वैसे ही रख दीजिएगा, पेरिनियम को जो आप चीरे थे उसको वैसे ही रख दीजिएगा। तो अब मदर का ये जो एपिसियोटोमी किए थे इसको आप सूचर कर देते हैं, सूचर ऑफ द एपिसियोटोमी, यानी वहां पे जो कट लगाए थे पेरिनियम में उस कट को डॉक्टर वापस से लाइगेट कर देते हैं। And now the mother is ready to attend to her child. अब मदर भी रेडी है और बेबी भी रेडी है। इस तरीके से ये 3 स्टेज में हम लोग डिवाइड करते हैं डिलीवरी का पूरा प्रोसेस को। बताइए यहां से कोई डाउट? बेबी या मदर मर सकता है। मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आ गया। देखिए बहुत डिफिकल्ट है ह्यूमन बर्थ का प्रोसेस, है, इट इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू आवर एंसेस्टर्स। हमारे जो पूर्वज थे यानी कि मंकीज, चिंपैंजी, गोरिल्ला, उनका डिलीवरी बहुत आसान रहता है एज कंपेयर टू ह्यूमन। तो हमारा डिलीवरी काफी मुश्किल, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज साइज ऑफ द बेबी इज मच लार्ज। समझ रहे हैं 3.40 किलो का बेबी का वेट होता है एवरेज में, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफी पेन होता है, प्यूबिक सिम्पाइसिस का डायलेशन होता है, ब्लीडिंग होता है। तो डेफिनेट सा बात है बेबी का, आप समझ रहे हैं कितना प्रेशर से बेबी निकलता है। तो इसी कंडीशन में अगर बेबी का चोकिंग हो गया, मान लीजिए सांस लेने में तकलीफ वगैरह ये सब चीज हो गया, म्यूकस वगैरह डिपॉजिट हो गया, नाक वगैरह में घुस गया, ये सब चीज की वजह से बेबी सफोकेट कर जाएगा, बेबी का डेथ हो जाएगा। बेबी का डेथ हो गया अगर मान लीजिए एमनियोटिक फ्लूइड पहले फट गया है, मान लीजिए कभी जो एमनियोटिक फ्लूइड फटने के बाद आपको हॉस्पिटल रश करना था, एमनियोटिक फ्लूइड कभी मान लीजिए बीच में फट गया, एमनियोटिक फ्लूइड फट गया तो बेबी का डेथ कंफर्म, क्या कि न्यूट्रिशन मिल रहा था एमनियोटिक फ्लूइड से, वो फिर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिफिकल्ट बर्थ कंडीशंस होते हैं। जो सीन आप लोग देखे होंगे 3 इडियट्स मूवी के अंदर देखे होंगे, हाँ, भेकम लगा करके बेबी का डिलीवरी करा दिया था आमिर खान, है। तो ये क्या होता है, ये सब कैसे होता है, इस बात को समझिए। इसको हम लोग बोलते हैं हैंडलिंग ऑफ द डिफिकल्ट बर्थ। कुछ प्रोसेस है जिससे हम लोग कर सकते हैं। पहले वाला को हम लोग बोलते हैं फोर्सेप्स डिलीवरी। फोर्सेप का मतलब होता है चिमटा। चिमटा लगा करके बेबी को डिलीवर कर लिया जाता है थ्रू वेजाइना, थ्रू सर्विक्स। स्टील का ब्लेड 2 अंदर डाला जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, 2 स्टील का ब्लेड मदर के यूट्रस में डालते हैं और बेबी का ऐसा कर्व रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। दोनों स्टील का ब्लेड ये सामने से अंदर की तरफ से ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। ये ब्लेड ऐसे करके जाएगा और जाकर के बेबी का हेड को पकड़ लेगा, है, और फिर दोनों ब्लेड को ऐसे लॉक कर देगा और फिर इसको बाहर की तरफ खींचेगा। इस डिलीवरी को लोग बोलते हैं फोर्सेप्स डिलीवरी, जहां पे स्टील के 2 ब्लेड के हेल्प से, चिमटा का हेल्प से बेबी का सर को पकड़ करके बाहर की तरफ पुल किया जाता है, फोर्सेप्स डिलीवरी। सेकेंड टाइप का जो डिलीवरी हो सकता है इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, जो आप लोग देखे थे उस मूवी के अंदर। हाँ, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। एक मेटल का कप
एक कप रहता है, वो बेबी का हेड पे उसको चिपका दिया जाता है नेगेटिव प्रेशर मार के। बच्चा में जो मिलता था तीर धनुष टाइप का, जो तीर रहता था उसके पीछे में इसके सामने में रहता था भैक्कम टाइप का, अब मार दीजिएगा ना तो दीवार पे जाकर के चिपक जाएगा वो। वैसे ही वहां नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, एज अ रिजल्ट वो पकड़ लेता है। वैसे ही एक मेटल का कप रहता है जो फिटस का हेड को पकड़ लेता है और फिर खींचा जाता है उसको बाहर। हाँ, इसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन देखा गया है, कई बार फीटस को डैमेज पहुंच जाता है, इसलिए ये सब चीज़ को यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अमेरिका के अंदर ये सब चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। इंडिया के अंदर भी ये सब चीज़ उतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीजरियन डिलीवरी, जिसको हम लोग देख चुके हैं। सीजरियन डिलीवरी जिसको हम लोग बात कर चुके थे कि आपका नेवल के नीचे एक मिड लाइन में कट मारता है और फिटस को वहां से निकाल लेता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज होता है वो सब सारा चीज हम लोग बात कर चुके थे पिछले क्लास के अंदर। चोट तो लग सकता है, हम और आप मिलकर अगर ट्राई करेंगे तो चोट लग जाएगा। तो डॉक्टर और हम में डिफरेंस क्या है? यही तो डिफरेंस है। वी हैव थियोरिटिकल नॉलेज बट डॉक्टर्स हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। एक इलेक्ट्रिशियन जो चीज कर सकता है वो काम आप नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन और डॉक्टर का काम हमको ना कई बार सेम लगता है, सिमिलर लगता है। कितना माइन्यूटली दो तार को कहीं से काटते हैं और कहीं से जोड़ते हैं। एक तार अगर इधर उधर हो गया ना तो पूरा बिल्डिंग में आग लग जाएगा। उसी तरीके से डॉक्टर का भी काम होता है। एक आधा सेंटीमीटर अगर इधर उधर हो जाएगा ना पूरा फिर डेथ हो सकता है, इंसान मर जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। डॉक्टर उसको काफी केयर, डॉक्टर का हाथ बोलते हैं ना, डॉक्टर का सारा कमाल ये हाथ का होता है। काफी स्विफ्ट हैंड होते हैं उनके, काफी डेलिकेटली वो काम को करते हैं। हमारा जैसा नहीं कि कुदाली ली और मिट्टी को खोद के निकाल दिया, वैसा नहीं करते हैं। प्रैक्टिस रहता है, नॉलेज रहता है कि कितना एंगल पे, कितना डिग्री पे वो क्लैंप को, कितना डिग्री पे वो फोर्सेप्स को मारे कि एकदम प्रॉपर्ली पकड़ेगा और कितना जोर से उसको लॉक करें, कितना धीरे से उसको खींचें, सारा इंफॉर्मेशन उसके पास रहता है। प्रैक्टिकल ही हैज दिस नॉलेज। प्रैक्टिस कराया जाता है मेडिकल कॉलेज के अंदर। ठीक है, फिर चलिए ठीक है, फिर हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।